न्यूज मकरांत में स्वागत है। मैं हूं पत्रकार गोपाल शर्मा। और आज देश नहीं पूरे विश्व में एक समस्या है। कोरोना जैसे महामारी है, संक्रमणकारी बीमारी है और लोग उससे बच रहे हैं। लोग त्राहिमाम है, लोगों का रोजगार धंधा बंद हो चुका है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहत के तौर पर, राहत पैकेज के तौर पर 20 लाख करोड़ देश को देने की घोषणा की, देश को दिया। और इस राशि का उपयोग किसान और मजदूरों के लिए कितना हो रहा है, इस बारे में मैं अभी भारतीय अर्थशास्त्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव देवघर सत्संग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा से जानना चाहता हूं। हाँ सर, आप बताइए कि मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो देश को दिया, उन पैकेज से स्पष्ट ये बताइए कि किसान और मजदूरों को कितना लाभ होगा और इन किसान मजदूरों को विकास का कितना मौका मिलेगा। देखिए, 14 मई को नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है और 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद विगत 2 माह में पूरे उद्योग धंधे, सभी तरह के कारोबार बंद रहे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से बिल्कुल नीचे आ गई। विगत 2 वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था यूं ही सुस्ती के दौर से गुजर रही थी और उसके बाद कोरोना ने इतना बड़ा झटका दिया कि हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव चला गया। निगेटिव जाने के बाद और यह कारोबार बंद हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। हम उस आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हैं, लेकिन जब आर्थिक पैकेज के भीतर जाते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो जिस आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाना है, जहां से मजदूरों का पलायन ज़्यादा होता है, जहां सारे उद्योग धंधे समाप्त हो गए, कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए, खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया, सीमांत कृषकों के घर में भुखमरी की स्थिति आ गई, वैसे घर से मजदूरों के रूप में लोगों ने पलायन करना शुरू किया। तो सर, एक मिनट रुकना चाह रहा, मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि जैसे मोदी जी ने इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी या लॉकबंदी लागू किया, क्या उसी हड़बड़ी में, आपका क्या मानना है कि उसी हड़बड़ी में उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर दी? निश्चित रूप से विशेष मनन चिंतन के उपरांत यह नहीं किया गया है। इस सरकार की एक मनोवृत्ति है, मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई कदम देश के लिए उठाया जाए, व्यापक स्तर पर उठाया जाए, तो निश्चित रूप से सलाह मशविरा अर्थशास्त्रियों से, राजनीतिज्ञों से, विशेषज्ञों से होनी चाहिए। नोटबंदी का काम हड़बड़ी में हुआ। जीएसटी के चलते जो है छोटे उद्योग धंधों के जो लोग थे, जिसको हम MSME कहते हैं, जिस पर अभी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, उनको भारी परेशानी हुई। और जीएसटी को इस रूप में हमने विभाजित किया, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। और इससे हुआ क्या कि आज राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपने मुआवजे का पैसा मांग रही है और केंद्र सरकार जो है पैसे को देने में सक्षम नहीं है। तो यह कदम भी बहुत चिंतन मनन के बाद नहीं उठाया गया है। चिंतन मनन की बात यह होती है कि जितने अर्थशास्त्री हैं, भारत में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन हैं, सी रंगराजन हैं, YV रेड्डी हैं, सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री थे, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। तो इन लोगों से भी राय शुमारी होनी चाहिए। राय शुमारी से जो काम होता है उसमें आलोचना कम होती है और वह देश के हित में होता है।
आखिर यह आर्थिक पैकेज आपके नज़र में किसके लिए बनाया गया? इसका सबसे अधिक लाभ किसको मिलेगा और कब तक मिलेगा? फोकस जो किया गया है, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो पैकेज का प्रस्तुतिकरण किया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि 45 लाख MSME हैं और उसको MSME फुल फॉर्म माइनर स्मॉल एंड माइनर इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म नहीं सॉरी मार्जिनल स्मॉल एंड माइनर इंटरप्राइजेज, मार्जिनल सीमांत, छोटे एंड सूक्ष्म उद्यमकर्ता MSME, ये देश में 45 लाख हैं जिनका कि आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है और इस 45 लाख को 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं प्रति एंटरप्रेन्योर। अगर सभी को दिया जाएगा तो 66 लाख रुपए आते हैं और पिछले 2 महीनों में ये सारे के सारे उद्योग बंद पड़े हुए थे और विगत 2 वर्षों से जैसा कि मैंने कहा 66 लाख क्या 66 लाख या 66 लाख करोड़? नहीं 66 लाख रुपया पड़ेगा। 45 लाख उधर जो है ना MSE है और 3 लाख करोड़ आप दे रहे हैं तो प्रति पर 66 लाख 67 लाख पड़ता है। तो इसको अगर सही ढंग से भी अगर दिया गया तब भी उस उद्योग की जो क्षति विगत 2 वर्षों में सुस्ती के दौरान या लॉकडाउन के दौरान हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी और उसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। तब उस उद्योग में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। नंबर 1। नंबर 2 कि मनरेगा को आपने जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की, कृषकों की को आत्मनिर्भर बनाने की बात, तो 2006 में मनरेगा शुरू हुआ था और आज 20 है, 14 साल मनरेगा को हो गए। लेकिन आपके यहाँ पूरे भारत में 13-14 करोड़ मनरेगा कार्डधारी हैं, 13-14 करोड़ मनरेगा कार्डधारी हैं और आपने जो है बजट में 61,000 दिया था और अभी आप और अतिरिक्त 40,000 दिए हैं, कुल मिला के 1,01,000 करोड़ रुपया हुआ। जितने प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अगर सभी को मनरेगा से जोड़ दिया जाए और इस बीच में मनरेगा का जो काम हुआ है पिछले 2 वित्तीय वर्ष में, उसमें भारी गिरावट आई है। औसतन साल में 100 दिन काम मिलना चाहिए था, लेकिन 44-45 दिन से ज्यादा किसी भी राज्य में मजदूरों को काम नहीं मिला है। तो सबसे पहले जो है गिरावट आई, जो मजदूर पहले से काम कर रहे हैं उसको 100 दिन का अगर रोजगार दिया जाता है और प्लस प्रवासी मजदूर को अगर उससे जोड़ा जाता है तो ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन जैसा। मैं एक जगह रुकना चाहता हूँ। बिहार झारखंड में जहाँ नरेगा मजदूरी 225 है, वही केरल में 350 बताया जाता है। आखिर केंद्र सरकार की कौन सी यह नीति है कि देश के अंदर ही मजदूरों के साथ विभेद किया जा रहा है? निश्चित रूप से यह सोचनीय बात है, निश्चित रूप से यह सोचनीय बात है और 300 से कम तो मजदूरी मिलनी ही नहीं चाहिए। जो मजदूर दिहाड़ी हैं और किसी के घर में या रियल एस्टेट में काम करते हैं, नज़दीक के शहर में जाकर काम करते हैं, तो 300 से कम मजदूरी उनकी नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे मजदूर पलायन करते हैं, मनरेगा में काम करने के बजाय बाहर चले जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि मजदूरी है, बाहर में सारा काम बंद हो गया है, तो जो लौट रहे हैं उसको मनरेगा से कैसे जोड़ा जाए, तो मनरेगा के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाना चाहिए। कृषि से इसको जोड़ना चाहिए, प्लांटेशन से जोड़ना चाहिए, बागवानी से जोड़ना चाहिए और हम तो कहेंगे कि इसे खनन उद्योग से भी जोड़ना चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके
और मनरेगा के तहत काम मिल सके। मजदूरी तो निश्चित रूप से 300 से कम नहीं होनी चाहिए, यह मेरी राय है। अभी 225 रुपये का यहाँ बढ़ के हुआ है, 175 से वह जो है बढ़ते बढ़ते 225 पर आया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं पत्रकार महोदय कि 175 रुपये में अगर 5 परिवार का फैमिली है तो उसका गुजर बसर कैसे होगा। इसलिए निश्चित रूप से मनरेगा पर जोर देना चाहिए था, फोकस दिया गया है, लेकिन यह चिंतन नहीं किया गया कि हम जो 40,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और पहले बजट में हम 61,000 करोड़ रुपये दिए हैं, तो उस रुपयों का क्या उपयोग हुआ। 61,000 करोड़ रुपये का इन 3-4 महीनों में क्या उपयोग हुआ? उपयोग नहीं हुआ, चूंकि लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गए, मनरेगा भी बंद था। ऐसी स्थिति में इस मनरेगा को जो विश्व के अर्थशास्त्रियों ने जिसकी प्रशंसा की थी, इस सरकार ने उस मनरेगा को धीमा किया। आपसे हम जानना चाहेंगे आर्थिक पैकेज पर, जैसा कि आप कहें कि मजदूरों और किसानों को इससे कोई लाभ नहीं मिला है या बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिलने की तो उम्मीद आपका क्या कहना है कि ये जो आर्थिक पैकेज है वो उद्योगपतियों के लिए है? निश्चित रूप से उद्योगपतियों के लिए है। टीडीएस में 25% की कमी की गई। ये टीडीएस देने वाले कौन लोग हैं? या तो बड़े उद्योगपति हैं या सैलरीड क्लास के लोग हैं, तो उनको आपने बहुत बड़ा राहत दे दिया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन में जो अभी कुछ रियायतें मिली है, इसमें जो कालाबाजारी हो रही है या वस्तुओं की कीमतें बढ़ा के ली जा रही है, उस पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। एक तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ बाजार की ओर मुखातिब होते हैं तो वहां चीजें महंगी मिल रही है। तो हम कैसे समझें कि यह मजदूर क्लास के लिए पैकेज है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए पैकेज है? एक बात। दूसरी बात, आप स्पेस सेक्टर में खर्च करने की बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, एफडीआई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए कौन लोग हैं? एफडीआई का तो टाइम था जिसमें मोदी जी और भाजपा विरोध कर रही थी कि 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन अभी आप जो है रक्षा में दिए हुए हैं, पैकेज में है इस बात की चर्चा कि रक्षा उद्योग के लिए 74% एफडीआई को इजाजत दे दी गई। ये एफडीआई करने वाले कौन लोग हैं? या तो भारत के लोग, नॉन रेजिडेंट इंडियन, विदेश में करोड़ डॉलर प्रति हैं, अरबों डॉलर की संपत्ति है, वे लोग इन्वेस्ट करते हैं, या तो जो विदेशी कंपनियां हैं वे इन्वेस्ट करती हैं। तो आपको रुकना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि सेना में और रक्षा मंत्रालय यानी सेना में अगर एफडीआई दिया जाता है तो इससे देश पर जो है वो विदेशियों द्वारा खतरा भी हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। देश की कुछ खबरें जो गोपनीय खबरें हैं वो बाहर भी जा सकती हैं। निश्चित रूप से हो सकता है। जब हथियार बनाने के कारखाने को आप फाइनेंस कर रहे हैं तो क्या ठिकाना है कि वहां से लीक नहीं होगा कि क्या क्या बनाया जा रहा है, कैसी सामग्री उसमें लगाई जा रही है, इसका तो खतरा है ही। और उस पर जो लाभ होगा वो मेरे देश में नहीं रहेगा। उसका लाभ क्या? 74% जो लगा रहा है, तो जो लाभ होगा वह तो 74% लाभ विदेशियों के हाथ में जाएगा। हमारे पास जो है ना 26% लाभ रहेगा। तो एक तो यहाँ भी घटी हुई। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में? अगर गांव को ही आत्मनिर्भर बनाना है तो फिर से आप गांधीयन मॉडल पर आपके नजर में मोदी जी किसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? ग्रामीण व्यवस्था को, शहरी व्यवस्था को, पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को? उद्योगपतियों को। शहरों को ज़्यादा जो है लाभ हुआ है। और अब अगर एमएसएमई को सही तरह से लागू किया जाए, ऋण की प्रक्रिया को सरल किया जाए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, जिसके चलते 2 वर्षों में सुस्ती आ गई,
कि आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंक से, फाइनेंशियल कंपनीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जैसे पावर फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस है, बैंक नहीं है। यहाँ लोगों की पूंजी जमा नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इन कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति से लोन दिया जाता था, और ये लोग लोन को जो है सरल मेथड से लोगों तक पहुंचाते थे, जो विगत 2 वर्षों में बंद हो गया। अब उसको आपने जो है ना इस पैकेज में फोकस किया है, लेकिन अभी भी बैंक को डर लग रहा है। आज ही हमने एक न्यूज़ पढ़ा है कि बैंक अधिकारी डर रहे हैं कि अगर हम लोन दे देते हैं, एनपीए हो जाता है, तो फिर सीबीआई, सीएबी, इन सब के घेरे में हम फंसेंगे। और वित्त मंत्री को कहना पड़ा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लोन देने में मत डरिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोन देने की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ है वह गरीबों के हित में नहीं है, वह आम लोगों के हित में नहीं है। बिना कोलेटरल का लोन आप ले नहीं सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप जितना जल्दी लिक्विड अवेलेबल कराएंगे, उतना जल्दी ही हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वे लोगों तक ऋण पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल हम उठाते हैं, ठीक है आर्थिक पैकेज है, हम फिर भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन डिमांड कैसे सृजित होगा बाजार में? जितना भी उपाय मेजर्स किया गया है पिछले 2 वर्षों में, सभी सप्लाई साइड को प्रेरित करने वाला रहा है, डिमांड को पूल करने वाला नहीं रहा है। हम तभी डिमांड करते हैं, अर्थशास्त्र की एक पंक्ति है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप उसे अवश्य खर्च करेंगे, भले हो सकता है कि अपनी समस्त आमदनी को खर्च ना करें। तो हमारे पास क्रय शक्ति, आम लोगों के पास क्रय शक्ति कैसे आएगी, इसका इंतजाम होना चाहिए था। और हम विगत 2 वर्षों से देख रहे हैं कि सरकार इस ओर कम ध्यान दे रही है। बदले में हुआ है, मजदूरों के खाते में पैसा डाल देती है, किसानों के खाते में पैसा डाल देती है, लेकिन कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था रोजगार की नहीं होती है जिससे उसे स्थायी आमदनी प्राप्त हो और उस आमदनी के साथ वह बाजार जाए। और बाजार में जब डिमांड बढ़ेगी, अर्थशास्त्र का नियम है, तो उत्पादक प्रोत्साहित होंगे उत्पादन करने के लिए, और वहाँ जब उत्पादन बढ़ेगा तो फिर रोजगार बढ़ेगा, फिर लोगों की आमदनी बढ़ेगी, फिर मार्केट का जो चक्र है वह आगे की ओर घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, एक साधारण अर्थशास्त्री हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, कि आने वाले दिन में संकट बढ़ने वाले हैं, आर्थिक संकट गहराने वाला है, और इस पर मुकम्मल सोच विचार कर नीति बननी आवश्यक है। धन्यवाद आपको, आपने लोगों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को यह सोचने समझने का मौका मिलेगा, देश के लोगों को। तो मैं गोपाल शर्मा आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ये कहता हूं कि प्रोफेसर शर्मा जी ने बताया कि आर्थिक पैकेज का लाभ भले ही कहने के लिए किसान और मजदूरों को मिलता हो, सरकार एक दावा कर रही हो कि यह आर्थिक पैकेज का लाभ किसान और मजदूरों को भी मिलेगा, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते शर्मा जी का दावा है कि इसका लाभ उन औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को मिलेगा। किसानों और मजदूरों को इसका लाभ बहुत ही कम या न के बराबर मिलेगा। इसी तरह इस पैकेज के तहत कहीं भी कोई रोजगार सृजन की योजना नहीं है, मनरेगा पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, और इस तरह इनके दावे के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि इसमें अगर सुधार नहीं किया गया,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया, साथ ही ग्रामीण मजदूरों को, किसानों को आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधारा गया, तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े रोजगार का संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संकट का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं न्यूज मकरांत के लिए गोपाल शर्मा, देवघर, झारखंड।